गुड मॉर्निंग इंडिया। आज है 16 अप्रैल और मैं ओमचंद मदेसिया आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों डेली करंट अफेयर का ये सेशन। दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का डेली करंट अफेयर का यह पहला सेशन। पहला न्यूज है फ्रेंड्स, हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य संभाला है दोस्तों। किन्होंने विरूपाक्ष मिश्रा ने कार्य संभाला है। ठीक है दोस्तों, और ये विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य संभाला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर यह देख लीजिएगा, यह है विरूपाक्ष मिश्रा जी हैं, यूनियन बैंक के जो कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इनका मुख्यालय कहाँ है, यूनियन बैंक का मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर सन 1919 को हुई थी दोस्तों, यह याद रखिएगा, 11 नवंबर सन 1919 को। और इसका मालिक भारत सरकार के अधीन यह आता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। विश्व चगास रोग दिवस, और यह कब मनाया गया दोस्तों, यह मनाया गया है 14 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, यह 14 अप्रैल को। और मैं आपको यह बता दूं, ये विश्व चगास रोग दिवस का पहला संस्करण किस तारीख को मनाया गया, तो 14 अप्रैल को मनाया गया। इसके यह ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहाँ चगास रोग के बारे में अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो यह संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाया जाता है। ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाला परजीवी की वजह से होता है दोस्तों। ठीक है, यह परजीवी से होने वाला बीमारी है। चगास रोग उन स्थानों पर सामान्यतः जहां ट्रियाटोमाइन कीड़ा यानी ट्राइपाइनोसोम क्रूजी परजीवी फैलता है। इन स्थानों में दक्षिणी अमेरिका है, देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको में यह अत्यधिक फैलता है। और यहाँ पर कौन सा, ट्राइपाइनोसोमा क्रूजी परजीवी से यह फैलने वाली बीमारी है, यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर जानते हैं यह क्या है कि यह एक हल्का रोग होता है जिसमें सूजन बुखार हो सकता है। अगर ज़्यादा समय तक यह सूजन बुखार रहा तो उसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। ठीक, अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद के एकीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। तो यह पहला राज्य है दोस्तों गोवा यह पहला राज्य बना है जो कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद को एकीकृत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, गोवा के बारे में अगर हम जानते हैं तो यहाँ पर गोवा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, गोवा की राजधानी पणजी है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री इसके प्रमोद सावंत हैं और गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक हैं। और गोवा के बारे में फैक्ट मैं बता दूं दोस्तों, तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के अनुसार यह चौथा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या के, या इसका मतलब जनसंख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, यह जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा है और उसके बाद क्या है इसमें, और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। और ये अगर इसके यहाँ पर देखिएगा, इस साइड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह इस साइड में है, यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है दोस्तों, और इधर दोस्तों कर्नाटका है, यहाँ पर कर्नाटका है फ्रेंड्स। ठीक है, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका। तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा गोवा के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा न्यूज जो है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह कब मनाया जाता है, यहाँ पर यह पूछा हुआ, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कला के विकास, प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और यह कब मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिएगा विश्व कला दिवस जो है यह मनाया जाता है 15 अप्रैल को। इसके बारे में बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 नमूना संग्रह के लिए कियोस्क विकसित किया है। COVASAC विकसित किया है। तो किसने विकसित किया दोस्तों, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने, यानी DRDO ने यह चीज़ विकसित किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, DRDO के बारे में अगर मैं बता दूं तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसके यह जो DRDO आता है दोस्तों, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। ठीक है,
यह रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। कल मैंने एक चीज़ पढ़ाया था आपको बीएसएफ के बारे में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वह किसके अधीन में आती है? वह गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। लेकिन डीआरडीओ किसके अधीन में आता है? यह रक्षा मंत्रालय के अधीन में आता है। हालांकि बीएसएफ जो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो भी सिक्योरिटी ही है, एक बार रक्षा ही करता है हमारा, लेकिन फिर भी वह रक्षा मंत्रालय के अधीन ना आकर के गृह मंत्रालय के अधीन में आता है। तो इस समय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। यह बात आप याद रखिएगा, श्री राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है। ठीक है दोस्तों, अगला न्यूज है, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अस्पताल में कोविड-19 रोगियों के सेवा के लिए हॉस्पिटल कोबोटिक्स नियुक्त किया है? हॉस्पिटल कोबोट रोबोटिक्स नियुक्त किया है। किस राज्य ने? किस राज्य ने नियुक्त किया दोस्तों? तो यह झारखंड ने नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, यह झारखंड ने नियुक्त किया है कोबोट रोबोटिक्स का। इसका काम क्या है जानते हैं आप? ये इसमें क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आदमी, जैसे कोई मरीज है कोरोना का, अगर कोई मरीज है तो उस कोविड-19 से जो पीड़ित व्यक्ति है तो उसको कोई यानी डॉक्टर या नर्स उसको ना छुएं, ताकि कोरोना बढ़ने का खतरा, अगर नर्स वगैरह छुएंगी तो कोरोना बढ़ने का खतरा और फैल जाए, डर रहेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पर रोबोट विकसित, यानी दवा देने का काम, उनको पानी वगैरह देने का काम, ट्रीटमेंट करने का काम कौन कर रहा है? अब वहाँ पर रोबोट कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स वहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नर्सों की जगह रोबोट नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी है। ठीक है, लिंग अनुपात अगर इनका देखा जाए 2011 के अनुसार यहाँ पर है 948 लिंग अनुपात है। साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार 67.6% है। दोस्तों, राजधानी क्या है? राजधानी रांची है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि ये जो है इनका लिंग अनुपात प्रति 1000 व्यक्ति में 948 महिलाएं हैं। यह लिंग अनुपात यहाँ पर दिखाता है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ इनका क्या है? राजनीतिक दल है। ठीक है, इनके दल का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला न्यूज है दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में किस राज्य को कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने की अनुमति दी है? पूल परीक्षण होता क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं पहले। ये जो पूल परीक्षण है फ्रेंड्स, ये पूल परीक्षण होता क्या है देखिएगा। इसमें क्या किया जा रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं, ठीक है, कोरोना के जो मरीज हैं फ्रेंड्स, उनको 10-10, 15-15 लोगों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है, जिनको टेस्टिंग कराना है। कोरोना है कि उनको नहीं है, जैसे जो कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं या जिन पे संदेह है कि इनको कोरोना हो सकता है, तो उनको 10-10, 15-15 लोगों का टीम बनाई जा रही है। तो उन टीम में क्या किया जा रहा है, उनके ब्लड सैंपल को एक ही में मिला दिया जा रहा है। पूरे ब्लड सैंपल को, 15 लोगों के पूरे ब्लड सैंपल को एक ही में मिला दिया जा रहा है और उस ब्लड सैंपल को एक ही बार चेक किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जब एक ही बार चेक किया जाएगा, अगर इसमें कोरोना के वायरस हैं तो इसका मतलब क्या किया जाएगा, इन 10 या 15 लोगों का यहाँ पर बारी बारी से फिर चेकअप किया जाएगा। अगर इनमें कोरोना के वायरस नहीं मिले तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 15 लोगों को क्या किया जाएगा, फिट घोषित कर दिया जाएगा कि ये लोग सही हैं, इन लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया है, कोरोना वायरस इनमें नहीं है। तो यह है पूल परीक्षण। इससे क्या होगा फायदा दोस्तों, इससे फायदा ये होने वाला है हमें कि इससे थोड़ा जल्दी परीक्षण होगा। वैसे क्या है कि एक परीक्षण करने के बाद 14 दिन रुकना पड़ता है और एक परीक्षण को और उसको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उस पर। तो इसलिए अब क्या है, एक ही साथ करने पे यह फ़ायदा होने वाला, थोड़ा जल्दी परीक्षण हमारा सफल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यह किस प्रदेश ने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा यह चीज़ पूल परीक्षण स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, राजधानी लखनऊ है और नेशनल पार्क एक ही है यहाँ पर, दुधवा नेशनल पार्क है दोस्तों। और अगर बता दें कि विश्व में केवल 4 राष्ट्र, चीन, भारत, स्वयं यहाँ पर भारत की भी बात की जा रही है कि विश्व में केवल 4 राष्ट्र, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। ठीक है, यानी 4 राष्ट्र, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य से तुलना की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के इन 4 कंट्री, यानी उसमें स्वयं भारत भी शामिल है, अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो केवल 3 देश, यानी कि 3 देशों के द्वारा जो है वह इसकी जनसंख्या
अधिक है केवल, बाकी सारे लोगों की जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है। और ब्राज़ील की जनसंख्या लगभग लगभग बराबर ही है, ठीक है, लगभग लगभग इसकी जनसंख्या क्या है, बराबर है दोस्तों। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो भाजपा से हैं, और एक दिनेश शर्मा जी हैं वो भी भाजपा से ही हैं दोस्तों, ठीक है। मुख्य सचिव यहाँ कौन है, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मुख्य सचिव को इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री भी कई बार पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश का। अगला न्यूज, चीन किस धर्म के धार्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो दोस्तों चीन जो है ना, चीन जो वो बौद्ध धर्म के नियुक्ति के, यानी जो उत्तराधिकारी की नियुक्ति की जा रही है बौद्ध धर्म में, उसमें यह हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए दोस्तों बात क्या है, इसके बारे में हम बताते हैं। कहेंगे बौद्ध धर्म का तो खुद अनुयायी चीन है ही, तो यह फिर क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। इसके पीछे एक कहानी जुड़ा हुआ है। जब तक वह कहानी आप नहीं सुनेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बात क्या है। समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ पर ये जो हैं ये दलाई लामा जी हैं। दलाई लामा के बारे में अगर मैं बात करूँ आपको, ठीक है, तो ये दलाई लामा कोई आपका व्यक्ति का नाम नहीं है। दलाई लामा एक पद है दोस्तों, दलाई लामा एक पद है, ठीक है। तो ये जो दलाई लामा पद है, अगर दलाई लामा का बात आपके दिमाग में जाता होगा तो इन्हीं का चित्र आपको दिमाग में दिखाई देता है कि यही दलाई लामा। हालांकि दलाई लामा एक पद होता है, जैसे मुख्यमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, उसी तरह दलाई लामा एक पद होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये जो है दलाई लामा जी, ये दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा। बौद्ध धर्म में एक वह पद होता है दलाई लामा जिसको बोला जाता है। तो यह बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा है दोस्तों। इनका नाम है तेनजिन ग्यात्सो। इनका नाम क्या है, तेनजिन ग्यात्सो इनका नाम है। और ये देखिएगा, इनके अगर दलाई लामा पद की बात करें तो तिब्बत जो है, जो भारत के बगल में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तिब्बत जो है, जो कि यह पूर्ण रूप से चीन के कब्जे में एक प्रकार से है, चीन के कब्जे में है। लेकिन चीन यहाँ पर तिब्बत के लोग जो हैं, वह तिब्बत के लोग जो इसको यह नहीं मानते हैं कि चीन के हम अधीन हैं। चीन इसको मानता, चीन अपने अधीन में इसको कर लिया है, लेकिन केवल वह ज़मीन को अपने कब्जे में किया हुआ है। यानी इस ज़मीन को केवल अपने कब्जे में किया हुआ है तिब्बत के, वह इनके लोगों को कब्जे में, ये लोग जो है ना, ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए कि परिवार में होता है ना, कोई लड़का बिगड़ैल जब हो जाता है तो क्या होता है, जब वह बिगड़ जाता है तो उसको वह स्वतंत्र हो जाता है, घर में कोई डांटता बोलता रहे वो मानता ही नहीं है। वही चीज़ है यहाँ पर। हालांकि ये बिगड़ैल नहीं है, देखिएगा तिब्बत जो है, तिब्बत के जो ये दलाई लामा जी है ना, वह आजकल यहाँ पर ही भारत में ही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, इसके पीछे कहानी मैं सुनाता हूँ। देखिए बात यह है कि तिब्बत ये जो कंट्री है दोस्तों, ये चीन के अधीन में है। जब चीन इन पर लड़ाई करना, जब ये लोग मान ही नहीं रहते तो चीन इनको बहुत फोर्स करने लगा, इनको धमकाने उमकाने लगा। तो ये जो दलाई लामा जी है ना दोस्तों, ये भाग करके भारत में चले हैं। और भारत में आजकल ये कहाँ पर है, भारत में हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। इस समय भारत में हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पर यह है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जगह पर यह है दलाई लामा जी। तो यहाँ पर बात यह हो गई, जब ये भगकर यहाँ चले आए, ठीक है, तो जब ये भगकर यहाँ चले आए तो चीन कहा कि जब यहाँ के प्रमुख ही नहीं है, तो यानी यहाँ के जो दलाई लामा है वह है ही नहीं, तो दलाई लामा का क्या मतलब है। तो दलाई लामा का क्या मतलब है, ये चीन जो चाह रहा है, चीन ये चाह रहा है कि ये दलाई लामा, तिब्बत से दलाई लामा के पद को हटा ही दिया जाए। तो इसने ये कहा है कि यहाँ पर जो दलाई लामा का अब जो चयन होगा, दलाई लामा का जो चयन होगा, यानी उत्तराधिकारी के रूप में जो चयन होगा, वो चीन के जो राजघराने, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो राजघराने के लोग हैं वो उसका चयन करेंगे। लेकिन यहाँ तिब्बत के लोग क्या किए, उस बात को नहीं मान रहे हैं। और कुछ यहाँ पर यूरोपियन कंट्री भी इसका साथ दिए हैं, कहें कि देखिए आप किसी के भी धर्म में हस्तक्षेप करने के अधिकार नहीं है। और ये बात सही भी है, किसी के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये चीन इसमें हस्तक्षेप करना चाहता है, ये पूर्ण रूप से इसको अपनाना चाहता है। हालांकि तिब्बत के लोग जो हैं वह क्या है, अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। और यहाँ पर दलाई लामा जी को ये अपना क्या मानते हैं, अनुयायी मानते हैं, ठीक है। ये दलाई लामा जी को अपना अनुयायी मानते हैं। और दलाई लामा का जो ये पद है, ठीक है, ये 14वां पद है दोस्तों। तो इसके अगले पद, यानी अगला कौन होगा दलाई लामा, इसके बारे में यहाँ पर वह चल रहा है। तो यहाँ पर चीन इसमें हस्तक्षेप कर रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तिब्बत में तिब्बत स्कूल ऑफ बौद्ध,
तिब्बत स्कूल ऑफ बौद्ध है यहाँ पर, और यहाँ तिब्बत स्कूल ऑफ बौद्ध के लोग जो अपने अनुयायी मानते हैं वो किसको मानते हैं, दलाई लामा को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, जो यह चाइना जो लाया था ना, चाइना जो तिब्बत में अपने अनुसार दलाई लामा बनाना चाहता है, उसके अनुसार उस रूल को क्या कहा जाता है, गोल्डन अर्न रूल, उसको बोला जाता है गोल्डन अर्न रूल, URN अर्न रूल। ठीक है, गोल्डन अर्न रूल उसको बोला जा रहा है दोस्तों। और गोल्डन अर्न रूल के अनुसार क्या चीज़ है यहाँ पर देखिए कि वह चीन जो चाह रहा है कि तिब्बत के लोगों को पूरा, वो चाह रहा है कि यहाँ दलाई लामा का पद हट जाए और तिब्बत के लोग भी हमारे अधीन हो जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए ये यहाँ पर न्यूज़ निकल करके आया है, जो कि इस यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। ठीक है, दलाई लामा के बारे में ये चीज़ बताया गया है। अगला न्यूज़ है, किस देश ने अपने संस्थापक के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जापान पूर्वी समुद्र में क्रूज मिसाइल दागी है। दोस्तों ये जापान पूर्वी संध्या यानी कि अपने जन्मदिन की पूर्व लोग बंदूकें दागते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं। यहाँ पर तो भैया यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि क्रूज मिसाइलें ही दाग दी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये साउथ कोरिया, याद आ गया होगा आपको किम जोंग जी का चेहरा, साउथ कोरिया का नाम सुनते ही किम जोंग जी का चेहरा आपको याद आ गया। देखिए यहाँ पर बात यह है ना कि इनके जो इनके जो यानी उत्तरी कोरिया के जो संस्थापक भी माने जाते हैं, यानी कि जॉन किम के पिताजी, दादाजी जो थे, तो वह उनके क्या किया कि उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर मिसाइलें ही दगवाना स्टार्ट कर दिया। और जो मिसाइल दगवाया वह कहाँ पर दगवाया, वह जापान के दोस्तों, जापान के पूर्वी समुद्र में ही दगवाना स्टार्ट कर दिया, जापान के पूर्वी समुद्र में। आइए आपको बताते हैं, देखिएगा यह है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया, और यह है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया आजकल बहुत ही आगे विकसित होने वाले देशों में शामिल हो रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है नॉर्थ कोरिया ना, ये कहा गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके पिताजी बैठे हुए हैं, चाइना, ठीक है, चढ़ाने वाला व्यक्ति। जैसे एक होता है ना हमारा जो बगलगिर है, अगर बगलगिर अच्छा होता है तब तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बगलगिर चढ़ाने वाला होता है तो पूरा परिवार को ही नष्ट कर देता है आपके। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, ये चढ़ाने वाला है, ये चढ़ा करके यह लोगों को भड़कवाता है। या यहाँ तक कि इसने अमेरिका को भी धमका दिया, कहा कि आप हमारी बातों को माना करो, नहीं तो हम आपके ऊपर मिसाइलें दाग देंगे। तो अमेरिका ने कहा छुट्टी भर तो हो तुम, छुट्टी भर हो और इतने कूद रहे हो, बताओ तुम्हारे पीछे किसका हाथ है। तो यहाँ पर भाई इनके पीछे कौन खड़े हैं, इनके पीछे यही तो खड़े हैं, इनके दादाजी चाइना जी, तो वही खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है दोस्तों, ये क्या किया कि जब इसने अपने वहाँ पर जन्मदिन के मौके पर ये क्या किया, जापान, यहाँ पर देखिएगा ये जापान है, जापान में क्या हुआ था, अमेरिका ने जब से हिरोशिमा और नागासाकी पर मिसाइलें दागी थी तब से अमेरिका इसका बहुत सहयोग कर रहा, कह रहा भाई लाओ तुम्हें हम लूला कर दिए हैं तो तुम्हारा सहयोग अब हम ही करेंगे। तो यानी जापान का जो सहयोग करता है रक्षा के मामले में वो कौन करता है, अमेरिका करता है। और यहाँ पर क्या है, इसका एंटी पार्टी एक प्रकार से नॉर्थ कोरिया है, समझ लीजिए। तो यह नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, यहाँ पर मिसाइलें यहाँ पर दागा है इसने। ठीक है, यह है जापान सी, जो है जापान सी में ही इसने मिसाइलें को दागा है, हालांकि यह जापान सी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यह है यहाँ पर न्यूज आपके जो निकल करके आया है। बस यह है कि एक प्रकार से सिरफिरा व्यक्ति है यह, जो जॉन किम है, जो सिरफिरा व्यक्ति है एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर कई बातें सुनने को इनके बारे में मिली भी हैं कि यहाँ पर कोरोना के मरीजों को सीधा धाएँ कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है, धाएँ कर दिया जा रहा है। हालांकि ये न्यूज़ कहाँ तक सही है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये सुनने में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों बस यह आज का हमारा लास्ट न्यूज़ था, और यह आई होप यह चीज़ आपको समझ में आया होगा। आज का करंट अफेयर का सेशन आपको पसंद आया होगा। 16 अप्रैल के करंट अफेयर का अगर यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली का मेरा अपडेशन वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।